हेलो दोस्तों, क्या आपको पता है हमारे शरीर के अंदर एक ऐसा टिश्यू है, एक ऐसा सिस्टम है जो हमारे लिए सोल्जर यानी सिपाही भी बनता है। सिपाही के साथ-साथ हमारे लिए वो एज़ अ डिलीवरी बॉय भी काम करता है, यानी चीज़ों को हर एक सेल तक पहुँचाता है, जैसे ऑक्सीजन को पहुँचाता है, सेल से वेस्टेस को उन जगहों तक ले जाता है जहाँ उनकी एलिमिनेशन की जाती है। उसके साथ-साथ हमारे शरीर का वो एक कम्युनिकेशन ऑफिसर भी बनता है, यानी वो संदेशा, पैगाम को हर एक सेल तक पहुँचाता है। और साथ-साथ इसके न्यूट्रिएंट जैसी चीज़ों को भी हर एक सेल तक पहुँचाता है। है ना इंटरेस्टिंग? क्या आप समझते हो ऐसा कौन-सा टिश्यू होगा हमारी बॉडी में जो ये सब काम अकेले करता है? जी हाँ, ये वही चीज़ है, वही सिस्टम है जिसके लिए हमें आज़ादी के महान लीडर ने कहा था कि आप मुझे वो चीज़ दो, बदले में मैं आपको आज़ादी दूँगा। इनफैक्ट प्रॉमिस भी किया था। हाँ, ये वही चीज़ है जिसे कहते हैं खून। चलिए इस खून की कीमत समझते हैं। आखिर क्यों कहा गया था कि आज़ादी के बदले खून, यानी कि खून दो मैं आज़ादी दूँगा। ये खून तो होगा ही ना फिर बहुत ज़्यादा कीमती। चलिए इसकी कीमत बस थोड़ा ट्राई करते हैं इसकी कीमत को असेस करने के लिए, पहचानने के लिए। आइए मेरे इस लेक्चर में आपका स्वागत है। हमारी जो यूट्यूब चैनल पास्ट पलस विद रूफ, इस पर और मेरे फेसबुक पेज इतु आर्य पर। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज का जो लेक्चर है वो है ब्लड। लाल है तो ब्लड है, लेकिन हर लाल ब्लड नहीं। इसीलिए लाल से लिख रहा हूँ। ये ब्लड क्या है सर? पहले ब्लड के बारे में जानेंगे। ये ब्लड है क्या? अभी जो मैंने इंट्रोडक्टरी पोर्शन में कहा कि कौन-कौन सा काम करता है। जैसे सिपाही बन रहा है हमारे लिए, मीन्स कहीं न कहीं इम्यूनिटी फराहम करता है। हमारे लिए एंटीबॉडीज़ बनाता होगा। हमारे लिए माइक्रो ऑर्गेनिज़्म्स को जो हमारे लिए टॉक्सिक है, जो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक है, जो हमारी बॉडी को बहुत ही खराबी कर दे, उन्हें मार गिराता है। उसके साथ-साथ कम्युनिकेशन, यानी वो भी तो कोई चीज़ होगी, यानी कि संदेशा पहुँचाना ब्लड को ही क्यों चुना जाता है? ये सब वो डिलीवरी बॉय का भी काम करता है। यानी हर एक सेकंड हज़ारों चीज़ों की जो डिलीवरी होती है, कहीं न कहीं इस ही ट्रैफ़िक से होती है जिसे ब्लड कहा जाता है एंड वी कॉल इट रिवर ऑफ द लाइफ। चलिए इस ब्लड के बारे में समझते हैं। ये जो ब्लड है बेसिकली एक ऐसा टिश्यू है जिसे वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू कहा जाता है। वी कॉल इट वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू। सर ये क्या होता है? वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू ऐसा टिश्यू होता है जो फ्लो करता है इनसाइड चैनल्स, यानी ब्लड वेसल्स के अंदर ही ये फ्लो करता है। कल के लेक्चर में मैंने कहा था आपसे कि ब्लड वेसल्स को अगर हम खोल के सीधा किया जाए रस्सी की तरह, तो आसानी से हम पूरी जमीन के 2 बार स्पिन, ढाई बार स्पिन कर सकते हैं। मतलब इतनी ज्यादा होती है ये। अब नेचर ने किस तरह से फिट किया है आप तो समझ ही सकते हो। वास्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है जो कि ओपैक है। इट्स नॉट ट्रांसपेरेंट, इट्स ओपैक। और क्या इसका कलर कैसा होता है? रेडिश कलर, रेडिश इन कलर, यानी लाल कलर होता है। अब वो क्यों होता है वो हम पढ़ेंगे। ब्लड में ऐसी कुछ चीजें होंगी। ये किस चीज में काम करता है? हेल्प अस इन ट्रांसपोर्टेशन। सर किस चीज की ट्रांसपोर्टेशन करता होगा? ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। समझ आ रहा है? कल तक हमारे लेक्चर्स में हमने बड़ी मुश्किलों से ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को एल्वियोले यानी लंग्स के एल्वियोले छोटे से स्ट्रक्चर में पहुंचाया था। लेकिन जरूरी तो नहीं कि उस ऑक्सीजन का बस काम वहीं पे बैठना ही नहीं, हम उसे किसी मेहमान नवाजी के लिए नहीं लाया गया, बल्कि एल्वियोले से लेके उसको फिर हमने कल हार्ट में भी लिया था। याद है ना आपको? फिर हार्ट में हमने उस खून को पंप कराया था। यानी मतलब था कि उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को जिसे हमने बाहर से मिन्नतों से अंदर धकेल दिया, अंदर अपने बॉडी के शरीर के अंदर दाखिल किया, उसे हर एक सेल तक पहुंचाना है। लेकिन ये जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी लेने वाला है हमारा ब्लड। वो कहता है भाई साहब कोई बात नहीं, मैं हूं ना, मैं तो कहा ही जाता हूँ रिवर ऑफ लाइफ, मैं तो पहुंचता ही हूँ हर एक सेल तक। आपके पास जो कुछ भी है जो आपको नहीं आता है मुझे दो, मैं पहुंचाऊंगा। तो ये ब्लड साहब ले जाता है ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को भी ट्रांसपोर्ट करता है, इसका भी हर एक सेल तक। इतना ही नहीं, जो हमने एलिमेंट्री कैनाल में देखा था किस तरह से हम फूड को न्यूट्रिएंट्स बनाते हैं, उन न्यूट्रिएंट्स की भी ट्रांसपोर्टेशन करता है हर एक सेल तक। कल अगर आपको पता चला था कि हम कहीं पे कोई चीज बनाते हैं, उसके लिए कोई सिक भी तो होगा जहां पे इनकी यूटिलाइजेशन होगी। मानो सेल है, सेल का साइटोप्लाज्म आप याद रखो। हर कोई लाइफ प्रोसेस जो होती है वो तो साइटोप्लाज्म में ही होती है, इसलिए हर एक चीज को तो हमें साइटोप्लाज्म तक पहुंचाना होता है, यानी हर एक सेल तक। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के साथ साथ न्यूट्रिएंट्स भी। खाली इतना नहीं, बल्कि
केमिकल मैसेज को भी मैं लिखूंगा, फिर इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स को भी। अब आप यहाँ पे मुझे बता दोगे सर ये इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल क्या है? याद है इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने आपसे कहा था ये संदेशा भी पहुंचाता है। हाँ, होते हैं कुछ सेल्स, कुछ टिश्यू या कुछ ग्लैंड ऐसे जो क्या काम करते हैं, जो सिक्रीशन करते हैं, जिस सिक्रीशन को हार्मोन बोलते हैं, यानी वो हार्मोन्स, उन हार्मोन्स को ही तो इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल बोला जाता है। अगर इंफॉर्मेशन मॉलिक्यूल ना समझ में आए तो आप कह देना दीज आर केमिकल मैसेंजर्स, यानी ऐसे केमिकल्स जिसमें कोई मैसेज छुपी होती है। इन केमिकल वाली मैसेजेस को ब्लड में ही क्यों डाला जाता है? क्योंकि ब्लड ही वो चीज है जो हर एक सेल तक पहुंचता है। ये कहता है उनसे, उन ग्लैंड्स को बोलता है, ग्लैंड भाई आपके पास इतने बड़े डक्ट्स तो नहीं लगे होंगे कि आप फलां जगह से फलां जगह तक डक्ट का सहारा लेके छोड़ दो। आप एक काम करो, वो वाले ग्लैंड कुछ अलग होते हैं जिनके पास डक्ट होता है, तुम वैसे नहीं हो जिनके पास डक्ट लगे होते हैं, क्योंकि तुम तो एंडोक्राइन ग्लैंड हो, तुम्हारे पास कोई डक्ट नहीं है। तुम ये सिक्रीशन आके मुझ में छोड़ दो, मैं जानूं, फिर बॉडी की हर एक सेल जाने, मैं इस संदेश इस पैगाम को लेकर वहां तक जाऊंगा। और ये मेरा प्रॉमिस है। और ये ब्लड उन इंफॉर्मेशनल मॉलिक्यूल्स यानी कि केमिकल मैसेंजर्स, उन जिसे मैं सिंपली कहूंगा हार्मोन्स को, उन हार्मोन्स को इसी खून के द्वारा लिया जाता है हर एक सेल तक। तो की ना ब्लड ने इस चीज में भी मदद। इतना ही नहीं, आपको याद है मैंने रेस्पिरेशन में पढ़ाया था, जब हम विगोरस एक्सरसाइजेस करते हैं हमारे मसल सेल्स में लैक्टिक एसिड बनता है। आखिर क्या होता होगा उस लैक्टिक एसिड का? ब्लड बोलता है भाई साहब कोई बात नहीं, आप लैक्टिक एसिड तो हो, ये लैक्टिक एसिड आप मुझ में डाल दो, मैं इस लैक्टिक एसिड को इसके रीजन, इसके ऑर्गन तक ले जाऊंगा जो इसे मजीद काम करेगा। यानी मैं इसे लिवर तक लूंगा। लिवर में क्या करूंगा मैं? आपको मैं 20% की एनर्जी बनाऊंगा और 80% मैं स्टोर करके रखूंगा लिवर में। इस स्टोरेज को कहेंगे ग्लाइकोजन। आपको समझ में आ रहा है ना? बहुत ही आसान तरीके से मैं समझा रहा हूं। देखो ये सब चीजें करता है। इतना ही नहीं, बॉडी में जितनी भी हीट बनी उसको डिसिपेट करना, हर एक पार्ट तक जहां जरूरत है हीट की वहां तक पहुंचाना, ये काम भी हमारा ब्लड ही करता है। उसके साथ साथ ये ब्लड हमें इम्यूनिटी देता है। इम्यूनिटी यानी कि इस ब्लड में एंटीबॉडीज भी बनते हैं। याद है अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैंने कहा ये हमारे लिए सिपाही का काम भी करते हैं। यानी कहीं ना कहीं जो फॉरेन पार्टिकल्स, मटेरियल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स आ जाते हैं, दाखिल हो जाते हैं हमारी बॉडी में, क्या लगता है उनको कि हम जिंदा रहेंगे? बिल्कुल भी नहीं। ब्लड में ऐसी चीजें होती है जिनको पहचानते हैं, पहचानने के बाद मार गिराते हैं। और तो और कुछ ऐसी चीजें भी हमारे ब्लड में बन जाते हैं जो उनको याद रखते हैं। हाँ, तो वही है ना जो इससे पहले भी एक बार आया था, याद है मुझे, मेमोरी सेल्स का बनना, फिर उसे गिरा देते हैं। यानी कहीं ना कहीं इनेट इम्यूनिटी और कहीं ना कहीं अडैप्टिव इम्यूनिटी का कंसेप्ट भी इसी में आ जाएगा। ये सारे चीजें हम सीखेंगे। स्टार्ट करते हैं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को कैसे हो जाती है ये प्रोसेस। आइए इन सारे चीजों का हम आज खुलासा यहाँ पे करते हैं, पढ़ते हैं और अच्छे से समझते हैं। नाउ अब हम पढ़ेंगे ये जो ब्लड है, भाई साहब ये ब्लड किस चीज का बना है? सवाल तो सही है। अब ये ब्लड तो है, ये खून तो हर कोई मांगता है, हर किसी चीज के लिए सैक्रिफाइस देने के लिए, चाहे वतन के लिए ये खून देना पड़ता है। लेकिन ये खून कितना कीमती है, ये खून खुद किस चीज का बना है, चलिए समझते हैं। ये ब्लड बना होता है, ब्लड बना होता है दो चीजों का। एक तो इसमें आ जाता है प्लाज्मा। भाई साहब इस प्लाज्मा को इजी मत लेना, ये प्लाज्मा ब्लड का 55% रखता है। यानी ब्लड के वॉल्यूम में 55% प्लाज्मा की है। और दूसरा होता है इसमें फॉर्मड एलिमेंट्स। क्या होता है? फॉर्मड एलिमेंट्स। यानी ब्लड बना होता है दो चीजों का, प्लाज्मा और फॉर्मड एलिमेंट्स का। जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा 55% बनता है ब्लड का, तो फॉर्मल एलिमेंट बनेगा 55%। अब समझो मेरी बात, खुद प्लाज्मा, खुद 55% भी नहीं, खुद प्लाज्मा बना होता है 90% वाटर का। यानी अगर मैं कहूं खून में जो पानी होता है वो प्लाज्मा होता है, एक्चुअली प्लाज्मा ही होता है। प्लाज्मा में 90% वाटर मौजूद होता है। और ये कैसा होता होगा ये प्लाज्मा? ये प्लाज्मा है कुछ येलो कलर का, येलो कलर का। दिस इज येलो कलर फ्लूइड, येलो कलर फ्लूइड होता है ये। ओके, अब 90% इसमें पानी है, ठीक। और क्या पाया जाएगा? 6 से 8% इसमें पाया जाता है इम्यूनोग्लोबिन, सॉरी मैं कहूंगा प्रोटीन। इसमें प्रोटीन पाए जाते हैं। पते की बात बता दूं, 70 से ज्यादा किस्म के प्रोटीन पाए जाते हैं प्लाज्मा में। मोर देन 70 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, मोर देन 70 टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स पाए जाते हैं प्लाज्मा में। प्रोटीन्स की बात करेंगे, जैसे थ्रोम्बिन है, जैसे फाइब्रिनोजन है,
जैसे एल्ब्यू सीरम एल्ब्यूमिनस है, जैसे सीरम एल्ब्यूमिनस है, समझो। उसके साथ साथ पाए जाते हैं इनऑर्गेनिक चीजें और एंड ऑर्गेनिक चीजें, ऑर्गेनिक चीजें जैसे ग्लूकोज पाया जाता है, जैसे फॉस्फेट ग्रुप्स पाए जाते हैं, जैसे कुछ साल्ट पाए जाते हैं। ये इसकी कंपोजिशन है। दिस इज द कंपोजिशन ऑफ प्लाज्मा व्हाट कॉन्स्टिट्यूट्स 55% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ ब्लड एंड अलोन इट कंप्राइजेस इट इज इसकी अगर कंपोजिशन देखेंगे 90% अलोन इज वाटर एंड रिमेनिंग 10% इंक्लूड प्रोटीन्स, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक एंड साल्ट्स। ये सब चीजें इसमें आ जाती है। ओके, नाउ बात करेंगे हम फॉर्मेट एलिमेंट की। यहाँ पे एक और बात बता दूं, प्लाज्मा ही वो साइट है, प्लाज्मा ही वो कंपोनेंट है ब्लड का जिसमें हर कोई चीज कैरी की जाती है। अभी तक आप पढ़ रहे थे ना कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन इससे हो जाती है, अभी तक आप पढ़ रहे थे ना न्यूट्रिएंट्स, वो बेसिकली इसमें चले जाते हैं। गॉट इट? कोई भी आप हार्मोन्स पढ़ रहे थे ना, वो इसमें डिसॉल्व हो जाती है, यानी कि इसकी वजह से उनकी ट्रांसपोर्टेशन हो जाती है। यानी कि आप कहीं ना कहीं अभी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स पढ़ रहे थे ना, जिन्हें हम लिवर या किडनीज तक पहुंचाते हैं, वो भी कहीं ना कहीं इसी प्लाज्मा की वजह से ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। नॉट फॉर्मेट एलिमेंट्स, फॉर्मेट एलिमेंट्स में तो खाली ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो फॉर्मेट एलिमेंट्स की अगर हम बात करेंगे, फॉर्मेट एलिमेंट्स में पाए जाते हैं आरबीसी सेल्स, इसमें पाए जाते हैं डब्ल्यूबीसीज, इसमें पाए जाते हैं प्लेटलेट्स। समझो मेरी बात, दूसरा नाम देना जरूरी है। आरबीसी सेल्स का दूसरा नाम होता है एरिथ्रोसाइट्स, एरिथ्रोसाइट्स। डब्ल्यूबीसी का दूसरा नाम होता है ल्यूकोसाइट्स और प्लेटलेट्स का दूसरा नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। गॉट इट? अब हम स्टार्ट करते हैं आरबीसी के बारे में पढ़ना। देखो, पढ़ तो हम ब्लड रहे हैं, लेकिन ब्लड की तो कंपोजिशन है, फॉर्मेट एलिमेंट्स और प्लाज्मा बता दिया। अब आरबीसी के बारे में हम इतना पढ़ेंगे और इतने अच्छे से पढ़ेंगे कि आई होप कि आप दोबारा कभी नहीं भूल जाओगे और आपको ये मैकेनिज्म समझ में आ जाएगा। आखिर आरबीसी सेल्स में ऐसा क्या था जो जो ऑक्सीजन के लिए इतना वेट करता रहता है, इतना सगा है, इतना प्यार करता है। चलिए देखते हैं, मैं रेज करूं भाई। सो बात करेंगे हम आरबीसी सेल्स, आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसल्स, रेड ब्लड कॉर्पसल्स। पहले रेड बताएंगे क्यों है, बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट, बिकॉज ऑफ ए पिगमेंट। एक पिगमेंट पाया जाता है यहां, जिस पिगमेंट को बोलते हैं क्लोरोफिल, है ना? नहीं, उसको बोलते हैं हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। पते की बात यह है कि क्लोरोफिल और हेमोग्लोबिन एक जैसे स्ट्रक्चर पे, पिगमेंट हेमोग्लोबिन पाया जाता है इसमें। और रेड ब्लड कॉर्पसल्स की बात करेंगे, दीज आर नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल्स, यानी ये ऐसी सेल्स है जिनमें न्यूक्लियस नहीं है। आपसे सवाल कर रहा हूं मैं, वो कोई भी सेल जिसमें न्यूक्लियस ना हो, क्या वो डिवाइडिंग इन नेचर होगी? बिल्कुल भी नहीं। अब अगर ये डिवाइडिंग इन नेचर नहीं होगी तो जाहिर सी बात है इसकी फॉर्मेशन कहीं और होनी चाहिए। यानी कि ये सेल्स जो है ये जिंदा कम टाइम तक रहती है, मींस इनका जो लाइफ स्पैन है दैट इज जस्ट 120 डेज। 120 डेज इनका क्या होता है? लाइफ स्पैन, लाइफ स्पैन। समझो, मैं खून के बारे में पढ़ा रहा हूं, इंटरेस्टिंग चैप्टर है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। और ये जो सेल्स होती है हीमोग्लोबिन वाली सेल्स यानी कि आरबीसी सेल्स, इनके पास न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक है? इसलिए तो न्यूक्लिएटेड सेल्स होते हैं। अगर न्यूक्लियस नहीं होगा तो क्या हम ये नहीं कहेंगे कि ये सेल कुछ ऐसी होगी? बिल्कुल खाली खाली, मानो ये भूत की तरह होती है ये सेल, कुछ अंदर कुछ है ही नहीं, है ना? ना दिल ना गुर्दे, यानी कि कोई सेल ऑर्गेनली जैसे मौजूद ही ना माइटोकॉन्ड्रिया, ना राइबोसोम, ना एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। तो इसीलिए तो इसे गोस्ट सेल भी कहा जाता है। इस लुक्स लाइक ए गोस्ट, तो ये गोस्ट सेल की तरह होती है। लेकिन इसके अंदर एक चीज होती है जो कि मिलियंस में पाई जाती है, मिलियंस ऑफ एचबी इसमें पाए जाते हैं, यानी कि इसमें हेमोग्लोबिन मिलियंस में पाए जाते हैं। समझना मेरी बात, बहुत ज्यादा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर शायद आरबीसी सेल में एक हेमोग्लोबिन पाया जाता है, लेकिन मैं कह रहा हूं, मैं क्या बुक कह रही है, आरबीसी सेल में मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं, इनमें मिलियंस ऑफ हेमोग्लोबिन पाए जाते हैं। सर ये हेमोग्लोबिन है क्या? बार बार इस पिगमेंट की बात आ रही है, चलिए इसे पढ़ते हैं, मिलकर इसका ऑपरेशन करते हैं। हेमोग्लोबिन, hemoglobin is an iron containing protein, is an hemo means iron, iron containing यानी वो प्रोटीन जिसमें आयरन होगा, iron containing protein, iron containing protein।
सर आयरन तो पता चला कि हेमा, आपने हेमाटाइट पढ़ा था, पढ़ा होगा ना हेमाटाइट, जैसे नाम से ही तो पता चलता है आयरन। लेकिन ये जो प्रोटीन है ना, दिस इज जस्ट अ ग्लोबिन। प्रोटीन जो इसमें पाया जाता है उस प्रोटीन को बोलते हैं हम ग्लोबिन। वी कॉल दैट प्रोटीन ग्लोबिन। मेरे शेरों समझो, ये ग्लोबिन खुद 4 चेन्स का बना होगा। बिल्कुल आप स्टेप वाइज समझो। ये ग्लोबिन प्रोटीन जो है, जो हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमो तो आयरन है। अब तो ये समझो, ये ग्लोबिन जो है ये 4 चेन्स का बना होता है। ऐसे 1 चेन, 2 चेन, चलिए यहां बनाते हैं 3 चेन, बोर्ड अपना है तो 4 चेन, 4 चेन्स। ओके, इन 4 चेन्स के अंदर सब यूनिट्स लगे होते हैं हेमे की, यानी कि 4 यूनिट्स ऑफ हेमी ग्रुप्स, HEME, हेमी ग्रुप्स। हेमी ग्रुप्स के 4 यहां पे लगे होते हैं, 1 2 3 4। ओके, इतना समझो। इन हेमी ग्रुप्स में आयरन पाया जाता है। अब आयरन को किस चीज से डिजिग्नेट करूं, इस बारे। आयरन होता है Fe2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, यहां भी होगा Fe2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, Fe2 डाइवेलेंट पॉजिटिव, Fe2 डाइवेलेंट पॉजिटिव। एक और सवाल, सर ये जो 4 चेन्स थे, कौन सी चेन्स थे? ये जो 4 चेन्स थे, 4 चेन्स थे जिनका ये ग्लोबिन प्रोटीन बना है। ये 4 चेन्स है, इनको बोलते हैं, 2 इनमें होते हैं अल्फा चेन्स, 2 होते हैं इनमें बीटा चेन्स। सर अल्फा बीटा क्या मतलब है? अल्फा बीटा सिर्फ इतना समझो आप लोअर क्लास में कि खाली एमिनो एसिड्स की डिफरेंस में एमिनो और अल्फा और बीटा चेन्स, यानी कि किसी में एमिनो एसिड्स कम होंगे, किसी में एमिनो एसिड्स ज्यादा होंगे। अब तो आप ये समझे कि इसमें आयरन मौजूद होता है, लोहा इसमें मौजूद होता है, लेकिन किस फॉर्म में? Fe2 डाइवेलेंट पॉजिटिव। जरूरी था लिखना Fe2 डाइवेलेंट, बहुत जरूरी। एक तो जरूरी होता है, दूसरा होता है बहुत जरूरी। Fe2 डाइवेलेंट पॉजिटिव की सूरत में जो आयरन मौजूद होता है, इस आयरन को बोला जाता है फेरस आयन। फेरस आयन पिछले टॉपिक में हमने ये कवर किया था, अभी थोड़ा सा और देखते हैं। फेरस आयन, सवाल बहुत उठते हैं। अब आपसे मैं कह रहा हूं, ये पूरा का पूरा एक हीमोग्लोबिन है। दिस इज जस्ट वन हीमोग्लोबिन। क्या देखा आपने हीमोग्लोबिन में? 4 सब यूनिट्स ऑफ हेमी ग्रुप्स है। हेमी ग्रुप्स के अंदर आयरन पाया जाता है, 1 आयरन, 2 3 एंड 4। यानी अब अगर मैं आपसे कहूंगा, एक एक आयरन एक एक ऑक्सीजन के लिए एबिलिटी रखता है। तो हेमोग्लोबिन में 4 हेमी ग्रुप्स है, 4 हेमी ग्रुप्स में 4 फेरस आयन्स है, यानी आयरन है। और एक एक आयरन एक एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एबिलिटी रखता है। सॉरी, अब आप खुद बोलो मुझे कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कितने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए फिर एबिलिटी रखता है? जाहिर सी बात है सर, 4 सब यूनिट से तो 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स के लिए ही ये एबिलिटी रखते होंगे। दैट मींस कि एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एबिलिटी रखता है, यानी कि हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पिक करता है, उसे हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं, यानी HBO4, HBO2 सॉरी। फिर बैलेंस करने के लिए आपको पता है एक हीमोग्लोबिन है, तो फिर मुझे आगे मॉलिक्यूल्स को 4 टाइम्स O2 लिखना था। बिल्कुल ठीक है, HbO8 ही लिखते हैं असल में, तो वही तो है। यानी एक हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करता है। चल एक और मिनट में एक और चीज समझाऊंगा, है तो ये हायर कंसेप्ट, लेकिन जब कहानी की सूरत में समझा जाए तो बड़े से बड़े टॉपिक्स, बड़े से बड़े कंसेप्ट चुटकियों में समझ आते हैं। ऐसे समझो सर, आप ऐसे समझो, हेमोग्लोबिन में 4 आयरन 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक करते हैं, यानी कि इनके पास 4 जेब पॉकेट्स होती है, 1 2 3 4, 4 पॉकेट्स में 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स आएंगे। अब लेकिन क्या होता है, आसान नहीं है आना। पहले वाले जेब, यानी कि पहले वाले जेब में अगर पहला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, फिर 3 आराम से यानी आसानी से आ जाते हैं। अगर पहले वाला नहीं आ गया तो वो 3 भी नहीं आएंगे। क्या समझे आप? यानी कि पहले वाले को मेहनत करनी है। जब पहला वाला ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जुड़ जाता है तो बाकी 3 आसानी से जुड़ जाती है, यानी पहले वाले को थोड़ा हेजिटेट हो जाता है। मिसाल के तौर पे आप 4 फ्रेंड्स हो, आप कहीं रेस्टोरेंट पे गए, मुझे पता है ना क्या होता है, 4 फ्रेंड्स गए रेस्टोरेंट पे। अब कोई सोचता है यार, अगर मैं बैठा, पहले मैंने ऑर्डर दिया तो बिल तो मुझे ही पे करनी होगी, इसलिए क्या कर रहा हूँ, पहले उस वाले दोस्त को जब ये बैठेगा उसके बाद मैं बैठूंगा। एग्जैक्टली होता है ना, ऐसा ही होता है। अब जब पहले वाला दोस्त बैठता है, 3 कुर्सियां और है, वो चल हम भी बैठते हैं, हमें क्या है, इसने ऑर्डर दिया। लेकिन पहले वाले को बिठाना बड़ा ही मुश्किल काम होता है। जब पहला वाला बैठता है, बाकी 3 भी आराम से बैठ जाते। यही तो इसमें भी किस्सा होता है, जब हीमोग्लोबिन के साथ यानी कि आयरन के साथ पहले वाला ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो बाकी 3 भी खुशी खुशी आ जाते। अगर पहला वाला नहीं जुड़ा, बाकी 3 भी नहीं जुड़ जाते। ऐसे बाइंडिंग को बोलते हैं कोऑपरेटिव बाइंडिंग। प्लीज एंड प्लीज याद रखिए, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। मैं फिर कह रहा हूं, कंसेप्ट छोटा बड़ा नहीं होता है। आपको समझ में आ गया तो यू हैव अचीव्ड द मास्टरी ओवर इट। जरूरत क्या है कि आप ग्रेजुएशन में पढ़ोगे या 12th में 11th में पढ़ोगे, जिस एज में समझ में आया उसी एज में बेहतर। सो दिस इज कोऑपरेटिव बाइंडिंग। छोड़ने पे भी ऐसा ही होता है, जब इसको कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल को पिक करना होता है, यानी कि अब ऐसा समझो सर, फिर तो डालने हर एक सेल तक तो ये पहुंच गया, अब हर एक सेल को देना,
वैसा ही होगा, एग्जैक्टली वैसा ही होता है। अब पहला ऑक्सीजन जन जो ही खुद को क्या करता है, डी बॉन्डिंग हो जाती है, यानी कि वो पहले वाले ऑक्सीजन को छोड़ता है, वो तीन भी खुद को छोड़ते हैं और वो हर स्तर तक पहुंचते हैं। लेकिन ऐसा कब होता है, ऐसे उस वाले मैकेनिज्म को चैलेंजिंग दो और आते हैं, जिसे कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन्स का किस्सा होता है। वो इसको मजबूर करते हैं, आप छोड़ो, हम उनके साथ बॉन्डिंग बना दें। बड़े मजेदार, इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, मतलब भाई साहब आपको इतना अच्छा लगेगा पढ़ने में, बस आप ध्यान रखिए। इतना तो समझ में आया ना, कोऑपरेटिव बॉन्डिंग क्या होती है। हर एक ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के लिए एबिलिटी एक ही होती है, मतलब हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को पिक करता है एंड बाय मींस ऑफ व्हिच बाइंडिंग, कोऑपरेटिव बाइंडिंग। कोऑपरेटिव बाइंडिंग मैंने समझाया, पहले वाले को बिठाओ, वो तीन भी आएंगे। खुद की एग्जांपल लो, खुद बैठ जाओ, बाकी तीन दोस्त भी आएंगे। क्या ऑर्डर किया है, मैं भी आ रहा हूँ। जब तुम नहीं बैठोगी ना, वो भी नहीं बैठेंगे। हाँ, तो चलिए अब तो ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन गया। अब ये क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जब बन गया, ये ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आ गया, तो आगे सेल में हर किसी सेल तक पहुंच जाएगा। लेकिन हर किसी सेल तक पहुंचेगा, छोड़ेगा कैसे सर? पकड़ा तो था बड़ी मेहनतों से, छोड़ेगा कैसे? छोड़ने के लिए बहुत आसान है। छोड़ने के लिए क्या होता है, इस सेल से तो ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड बना होता है। ये सेल क्या काम करती है, देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो बना, ये कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के वाटर से, अभी तो बता दिया प्लाज्मा में वाटर 90% है। तो एक एंजाइम की वजह से, कार्बोनिक एनहाइड्रेस की वजह से ये क्या हो जाता है, CO2 H2O से मिलता है, तो ये बनाता है इस तरह से। बेटर है इस तरह से लिखना, क्योंकि ये रिवर्सिबल रिएक्शन। इस तरह से लिखो, ये बनता है H2CO3, यानी कि बनता है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड, कार्बोनिक एसिड समझते हो ना, एसिड है, एसिड की सूरत में नहीं रहने देंगे, हम इसे डिसोसिएट करेंगे, यानी कि वापस डिसोसिएशन हो जाती है इसमें, वापस यही बनेगा ना, यानी कि वापस इसकी डिसोसिएशन हो जाती है। डिसोसिएशन, डिसोसिएशन इनटू व्हाट, टूट जाता है इनटू आयंस में। वो कौन से आयंस बनेंगे, पहले तो ये 2H, यानी कि दो प्रोटॉन्स दूंगा मैं, 2H बैलेंस करना भी होता है ना, वैसे तो बुक्स में लिखा होता है H पॉजिटिव, अब ये दो है इसलिए मैं लिख रहा हूँ H2 या 2H प्रोटॉन्स प्लस कार्बोनेट आयंस, कार्बोनेट आयंस ऐसे ही लिखो, H पॉजिटिव प्लस CO3 निगेटिव। ये जो कार्बोनेट आयन है ना, ये डिफ्यूज हो जाता है प्लाज्मा में, चला जाता है, goes into the plasma। नाउ किस्सा चलता है H पॉजिटिव। यही वजह है कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को क्यों डीबाइंड करना पड़ता है खुद को। अब जब ऑक्सीजन मॉलिक्यूल जो हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ा है, HbO2, जब वो देखता है यहां से तो प्रोटॉन्स बने हैं, हाँ ये बोल रहे हैं ऑक्सीजन को, भाई साहब तुम्हें मैंने बिठा दिया अपनी टैक्सी में, मतलब तुम्हें क्या, तुम चार लोगों को मैंने बिठा दिया, एयरपोर्ट से लेके आया था, एयरपोर्ट यानी एल्विलाई से लेके आया था अपनी टैक्सी में। टैक्सी में 4 ही सीट्स थे, 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को बिठाया था। अब आप एक काम करो, आपको जिस शहर में जाना था ना, वो शहर का पता ये है, अब यहाँ पे उतरो। क्यों, मेरे लिए दूसरा एक बार कस्टमर आ रहा है, कौन, H पॉजिटिव आ रहा है। ये O2 निकल जाते हैं, ये जाते हैं हर एक सेल तक, और ये HHB बॉन्ड बन जाता है। समझो मेरी बात, HHB वाला बॉन्ड बनता है, ये तो काम करता है चैलेंज, मतलब यहाँ कंपटीशन बढ़ता है, किस चीज का, कंपटीशन, कंपटीशन बढ़ता है कि हीमोग्लोबिन के साथ बॉन्ड कौन बनाए, ऑक्सीजन बनाए उस टाइम, या कार्बन डाइऑक्साइड या प्रोटॉन बनाए। एक साइड से होते हैं प्रोटॉन्स एंड कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरे साइड से होता है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को खुद को डिबाइंड करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है, हर एक सेल तक पहुंचता है। और H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन इतनी ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है खून में, तो वो क्या करता है, ये H इस हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ जाता है, बॉन्डिंग बन जाती है, तभी तो ऑक्सीजन को छोड़ना पड़ता है, यानी कि बहुत अच्छा होता है। और कभी कभार लगभग 20% नहीं, 20 नहीं सॉरी, 7 से 8% का कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 भी जुड़ जाता है हीमोग्लोबिन से। सर बाकी किससे जुड़ जाता है, बाकी तो प्लाज्मा की सूरत से बाहर जाता है डिफ्यूजन की वजह से। और कभी कभार 7-8% भी कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ता है, तब बनता है HbCO2, उसको बोलते हैं कार्बामिनो, कार्बामिनो हेमोग्लोबिन, हेमोग्लोबिन। आई थिंक ये दो टर्म्स आपको समझ में आ गई। अब आप कभी नहीं भूलोगे कि किस तरह से डिफ्यूजन होता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल किस तरह से पिक किया जाता है, किस तरह से छोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड को किस तरह से लिया जाता है। सो ये किस्सा हो जाता है। नाउ सर पिछले टॉपिक्स में आपने एक कंसेप्ट को थोड़ा सा अधूरा छोड़ा था, अधूरा नहीं छोड़ा था, फुल हुआ था, बस एक लाइन वहां से कहना था, दैट इज कि सर अभी जो आपने पढ़ाया, दैट इज आपने बताया कि जो ऑक्सीजन, जो आयरन मौजूद होता है Fe2 डाइवैलेंट पॉजिटिव में, ये तो हेमे ग्रुप के अंदर होता है, ये हेमे ग्रुप खुद होता है एक चेन के अंदर, उस चेन को बोलते हैं दैट इज अल्फा और बीटा चेन ऑफ व्हाट, ग्लोबिन प्रोटीन में। मींस अगर ये ऑक्सीडाइज हो गया, अगर Fe2 ऑक्सीडाइज हो गया यानी पानी से मिला, और ये Fe2 ट्राइवैलेंट पॉजिटिव बन गया, फेरस आयन से डाइवैलेंट पॉजिटिव से ट्राइवैलेंट पॉजिटिव, यानी कि ऑक्सीडेशन हो गई, तो ये तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल उसको कैरी नहीं कर पाएगा, कैन नॉट कैरी ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तब उस कंडीशन को क्या बोलते हैं, मैंने बेटा कहा था कि उस कंडीशन को हम बोलते हैं मिथमोग्लोबिन, वी कॉल दैट
मिथमोग्लोबिन एक ऐसी कंडीशन है जब फेरस आयन्स ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू फेरस ट्राइवैलेंट आयन्स में, ट्राइवैलेंट पॉजिटिव आयन बन जाता है। तो ये फिर अपनी जो एफिनिटी होती है ये फिर वो खो देता है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को पिक नहीं करता है। सर ऐसा हो जाता है, वैसे ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि ब्लड का जो प्लाज्मा होता है उससे आयरन बहुत दूर होता है, मतलब ये फ्रीली तैरता नहीं है वहां, बल्कि ये इसके ऊपर कवरिंग्स लगी होती है। वो कवरिंग्स इसको डायरेक्ट कम इन कांटेक्ट विद वाटर मॉलिक्यूल्स आने नहीं देते, जिसकी वजह से ये ऑक्सीडाइज नहीं होता। अब इन केस हुआ भी कुछ, तो भी हमारी बॉडी के अंदर कुछ सिस्टम होते हैं, एंजाइम्स बनते हैं। जैसे एंजाइम्स का नाम मैंने उस दिन बताया था आपको, साइटोक्रोम, B4 और B5 रिडक्टेस इसको दोबारा से रिड्यूस करते हैं, दोबारा से Fe ट्राइवैलेंट पॉजिटिव को दोबारा से बनाते हैं Fe डाइवैलेंट पॉजिटिव, ये दोबारा से पिकिंग अप ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की एबिलिटी रखते हैं। गॉट इट? नाउ ये तो आपने समझा। अब बात करेंगे ये तो आरबीसी तो हो गया। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चन WBCs। WBCs का दूसरा नाम चूंकि मैंने पहले ही कहा था, ल्यूकोसाइट्स। ल्यूकोसाइट्स WBC जो होते हैं इनका रोल होता है फैगोसिटिक रोल, दे प्रोड्यूस इम्यूनोग्लोबिनस, यानी ये एंटीबॉडीज बनाते हैं। अब कौन बनाता है, कैसे बनाता है, मैं हूं ना समझाने वाला यहाँ। अब ये और किस में काम करते हैं, ये मानो कहीं ना कहीं हमें कहीं ना क्या बिल्कुल देते हैं, इम्यूनिटी बख्शते हैं। अब जो WBCs होते हैं ये दो किस्म की इम्यूनिटी देते हैं। एक इज इनेट इम्यूनिटी जो इन बिल्ट होती है एक बच्चे में बाय बर्थ, दूसरी होती है एडेप्टिव जो वक्त के साथ साथ आ जाती है, एडेप्टिव इम्यूनिटी, जिनसे हमारी सेल सीखती है यानी मेमोराइज भी करती है। ये सब चीजें हम समझेंगे। चलिए WBC के बारे में खुलासा करते हैं। WBC ल्यूकोसाइट्स, इनके दो टाइप्स होते हैं। एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा है सॉरी एक है ग्रैन्युलोसाइट्स, दूसरा है ए ग्रैन्युलोसाइट्स, यानी एक में ग्रैन्यूल लगे होते हैं, दूसरे में इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं, ग्रैन्यूललेस। ये ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं, इनमें ग्रैन्यूल्स होते हैं। ये जो ग्रैन्युलोसाइट्स होते हैं ये खुद बटे होते हैं किनमें, इनमें आ जाते हैं न्यूट्रोफिलस, इनमें आ जाते हैं इओसिनोफिलस, इनमें आ जाते हैं बेसोफिलस, इनमें आ जाते हैं मोनोसाइट्स में नहीं, इसमें आते हैं, वो तो ए ग्रैन्युलो होते हैं। इसमें आ जाते हैं मोनोसाइट्स और इसमें आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स के दो टाइप्स होते हैं, एक है बी लिम्फोसाइट, हाँ ये समझना बहुत जरूरी है, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट। बस इतना हमें समझना है। अब एक दो लाइन में हम बता देंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं लेंगे क्योंकि फिर बहुत लेक्चर बड़ा हो जाएगा। न्यूट्रोफिलस नेवर लेट टू द बैटल, जी हाँ आपने सही नाम सुना, नेवर लेट टू द बैटल, यानी कि ये देर नहीं करते। जो ही माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया सबसे पहले ये चले जाते हैं, मैं हूं ना शीतल से मैं लड़ूंगा, लाइक सब ऐसा हो जाता है। ये क्या काम करते हैं, न्यूट्रोफिल्स पहले चले जाते हैं वहां उस ऑर्गेनिज्म के पास और उनको एंजेल्फ करते हैं, यानी कि दे आर फैगोसिटिक इन नेचर। उनको चबाने के बाद साथ साथ उनको स्वालो करते हैं, उनको एंजेल्फ करते हैं। तो एंजेल्फ रोल होता है इनका और सबसे पहले आ जाते हैं। इसीलिए तो मैंने कहा था नेवर लेट टू बैटल, जंग में पीछे नहीं रहते कभी भी नहीं, पहले आते हैं, सबसे पहले इनका रोल होता है। और इनका रोल होता है ये न्यूट्रलाइज करते हैं, उनको पहले न्यूट्रलाइज करते हैं, न्यूट्रोफिल जैसे न्यूट्रलाइज, पहले न्यूट्रलाइज करते हैं फिर उसके बाद उनको एंजेल्फ करते हैं। दूसरा है इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स का रोल क्या रहता है सर, इओसिनोफिल्स का रोल रहता है, वैसे ये सारे जो होते हैं न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, क्योंकि WBCs मैं तो बताना भूल गया, दीज आर न्यूक्लिएटेड सेल्स, क्योंकि इनके पास न्यूक्लियस होता है। तो जो भी सारे मैंने लिखे इनके सब के पास न्यूक्लियस है। अब यहाँ न्यूट्रोफिल्स के साथ इओसिनोफिल्स का कभी 5 लोब देखोगे, कभी 7 लोब देखोगे, 6 to 5 लोब इसका चलता रहता है। कोई हर शेपेड सेल होती है। इओसिनोफिल्स का काम क्या करता है, ये जहां पे भी पैरासिटिक इंफेक्शन देखता है
यानी कि पैरासिटिक इन्फेक्शन वर्म्स को किल करता है। वो जो वर्म्स होते हैं जिनसे पैरासाइट होता है उनको किल करता है। इट किल्स देम। और कहीं ना कहीं एलर्जिक रिएक्शंस दिखाती है, रिएक्शंस को रिस्पॉन्स दिखाती है इओसिनोफिल्स। बेसोफिल्स क्या होती है सर? बेसो मींस बेस, फिल्स मींस लव, बेस लविंग मींस ये हिस्टामाइन रिलीज करते हैं। हिस्टामाइन वो केमिकल्स होते हैं जो कहीं ना कहीं जब हमें कोई इंजरी होती है, उस इंजरी में आप देखते हो कि स्वेलिंग आ जाती है, उस स्वेलिंग इन्फ्लामेशन आ जाती है, इन्फ्लामेटरी रिस्पॉन्सेज शो करते हैं बेसोफिल्स बाय रिलीजिंग हिस्टामाइन केमिकल्स। तो ये क्या करते हैं? दे शो इन्फ्लामेटरी responses. ओके ओके उसके बाद मानोसाइट्स। मैं मानोसाइट्स को क्यों यहाँ से इनके साथ जोड़ूंगा? क्योंकि एक कंसेप्ट दिया है। मानोसाइट्स क्या होते हैं? मानोसाइट्स होते हैं ये वो होते हैं जिनमें ग्रेनुलस नहीं लगे होते हैं। और मानोसाइट का रोल भी होता है एंजल्फ रोल, यानी कि ये भी फैगोसिटिक होती है। और कहीं ना कहीं जब ये मानोसाइट सेल्स को छोड़ के टिश्यूज में स्विमिंग करने जाती है, टिश्यूज में स्विमिंग करती है, इसको बड़ी होती है स्विमिंग करने की, तब ये बन जाती है मैक्रोफेज। ये बन जाती है मैक्रोफेज। मैक्रो मींस बिग, फेज मींस ईटिंग, समझ ही रहे होंगे। अब उसके बाद है लिम्फोसाइट्स। अब यहां तक मानोसाइट तक जो भी मैंने पढ़ा, न्यूट्रोफिल्स, एओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, मानोसाइट्स, ये बनता है हमारा प्राइमरी एंड सेकंड लाइन डिफेंस सिस्टम। क्या कहना है यार? कहने का मतलब है ये बैक्टीरिया को देखते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी कहलाते हैं। नॉन स्पेसिफिक इम्यूनिटी का कहने का मतलब ये होता है कि किसी भी बैक्टीरिया, किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को देखा, उसको किल किया, लेकिन याद नहीं रखा कि हमने इसको कैसे मारा था। यानी मेमोरी सेल्स कहीं ना कहीं नहीं बनती, और ये होती है इनबिल्ट। यानी कि एक बंदे के शरीर में उसके बर्थ होने के बाद से ही ये स्टार्ट होता है, ये वाले सोल्जर्स। यानी कि स्पेसिफिक टारगेट नहीं है ये कि फला किसी को मारना है, किस तरह से मारना है, क्या मैं याद रख रहा हूं, मैंने मेमोरी सेल्स बनाई है इसके पीछे, क्या दोबारा से अगर ये ऑर्गेनिज्म आया, मुझे वो वाला मैकेनिज्म याद है मैंने इसे कैसे मारता। इनका वो उस चीज में कोई लेना देना नहीं। इसीलिए तो इन सब चीजों ये एक इम्यूनिटी बनाते हैं। उस इम्यूनिटी को बोलते हैं इनेट इम्यूनिटी। ये होती है इनबिल्ट, राइट फ्रॉम बर्थ। उसके बाद आ जाती है बी लिम्फोसाइट्स एंड टी लिम्फोसाइट्स। बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स क्या होती है सर? ये बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स की जो मैचुरेशन हो जाती है, अब ऐसे समझो स्प्लीन और थाइमस में होती है। स्प्लीन और थाइमस में होती है। अब स्प्लीन और थाइमस में इनकी मैचुरेशन हो जाती है, और ये काम करते हैं, ये जब किसी वायरस पार्टिकल को, क्योंकि ये टारगेट स्पेसिफिक होते हैं, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आया उसको ये मार गिराते हैं। मार गिराने के साथ साथ ये मेमोरी सेल्स भी बनाते हैं। उन मेमोरी सेल्स में एक रिकॉर्ड लगा होता है, मतलब रिकॉर्ड लिख के रखते हैं वो कि हमने फला ऑर्गेनिज्म को कैसे मारा था, फिर अगर इन केस फ्यूचर में वो ऑर्गेनिज्म आता है उसको किल करते हैं। यानी यही वजह है कि जब हम वैक्सीनेशन करते हैं, मिसाल के तौर पे आप बच्चे को पोलियो ड्रॉप्स कराते हो, आप उसको पोलियो बूथ ले जाते हो, वहां उसको पोलियो के 2 ड्रॉप्स देते हो। करते क्या आप? बेसिकली आप पोलियो के माइक्रो ऑर्गन, मतलब पोलियो जिससे होगा वही एक बच्चे के शरीर में डालते हो। मतलब सर क्या हम वही पोलियो माइक्रो जिनसे होगा वही माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक बॉडी के अंदर धकेलते हैं, डालते हैं? एग्जैक्टली यस, डालते हो, लेकिन इन एट्यूनेटेड फॉर्म। उनको डेड उनको मार के डालते हो बॉडी में, ताकि बॉडी सीखे, बॉडी में ऐसे सेल्स बन जाए जो याद रखे कि हम इसको कैसे मार रहे हैं। नेक्स्ट टाइम इन केस गॉड फॉरबिड अगर वो आ भी जाते हैं शरीर में, तो वो मेमोरी सेल्स, उनको एक रिकॉर्ड लिखा होता है कि हमने कैसे इसको पिछली बार मारा था, पिछले जन्म में कैसे हमने इसको चिथड़े किए थे, एंड नेक्स्ट टाइम वो वही वाला स्ट्रेटजी फॉलो करते हैं, उसको मार गिराते हैं। तो ये वाली जो इम्यूनिटी बनती है, दिस इज कॉल्ड एडेप्टिव इम्यूनिटी। अब यहाँ पे क्या होता है, बी लिम्फोसाइट्स जो होते हैं ना, साथ साथ ही बनाते हैं एंटीबॉडी यानी इम्यूनोग्लोबुलिन्स बनाते हैं, जो क्या करते हैं, जो एंटीबॉडीज आर एक्चुअली वाई शेप्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो क्या काम करते हैं, जो न्यूट्रलाइज करते हैं, यानी कि जुड़ जाते हैं एक एंटीजन से, फिर उसको क्या करते हैं, सप्रेस करते हैं, उसको मार गिराते हैं। और टी लिम्फोसाइट्स कहीं ना कहीं ये क्या बनाते हैं, ये वो वाले सेल्स बनाते हैं। इन्हीं का तो रोल होता है ज्यादातर एडेप्टिव इम्यूनिटी में। ये बनाते हैं ऐसे कुछ सेल्स, CD4 CD8 साइटोटॉक्सिक सेल्स, कैंसर सेल्स से लड़ने के लिए ये जैसे सेल्स मौजूद होते हैं। नाउ अब लास्ट वाला बचता है, दैट इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स को एक लाइन में कहेंगे प्लेटलेट्स क्या होती है सर? प्लेटलेट्स होती है जिनको हम थ्रोम्बोसाइट्स बोलते हैं। थ्रोम्बोसाइट्स एक ऐसी सेल होती है जो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज करती है जब कहीं पे इंजरी आती है, और वो थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, उससे आ जाता है, वो करता है ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। ओके, तो आई होप कि ये ब्लड
वाला टॉपिक आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। इन केस आपको किसी जगह पे कंफ्यूजन रहा, तो फ़ील फ्री टू आस्क मी। आप कमेंट सेक्शन में वो सवाल, वो क्वेरीज़ डाल सकते हो और मैं हर किसी का रिप्लाई रीड करता हूँ, पढ़ता हूँ एंड मैं कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई टू आंसर दैट। सो तब तक के लिए, जब तक मैं दूसरा एक लेक्चर लाऊँगा, तब तक के लिए खुदा हाफ़िज़। इस बीच में एक 2 टर्म बचते हैं सर, आपको वो भी बताना चाहिए था। वैसे ज़रूरी नहीं है, मैं जिस क्लास के लिए पढ़ा रहा हूँ, ये तो बेसिक की क्लास है, 10th 11th तक तो चले जाएगा ये। मतलब घर में और भी कई सारी चीज़ें पढ़नी होती हैं। चलिए 1-2 टर्म्स और होते हैं जो बच्चों को कन्फ्यूज़ करते हैं, वो 1 मिनट में समझाते हैं। जैसे लिखा होता है कहीं जगह पे पॉलीसिथीमिया, पॉलीसिथीमिया, यहाँ लिखा होता है एनीमिया, यहाँ लिखा होता है एरिथ्रोसाइटोपेनिया, एरिथ्रोसाइटोपेनिया। यहाँ ये ब्लड कहाँ पे बनता है? देखो एक्चुअली में ब्लड निकलता है बोन मैरो से, बोन मैरो। हड्डी तो जानती हो ना आप? यहाँ इस बड़े से भी निकलते हैं कुछ सेल्स, मीन्स बोन मैरो से निकलते हैं। अब पॉलीसिथीमिया का मतलब क्या है? पॉलीसिथीमिया एक ऐसी कंडीशन होती है, पहले मैं बता दूँ आपको, वो वाले लोग जो हिली एरियाज़ में रहते हैं, उनका आरबीसी काउंट बहुत ज़्यादा होता है। क्योंकि हमारी बॉडी जब उसे पूरा ऑक्सीजन नहीं मिलता है, वो ट्रिगर करती है, यानी कि बोन मैरो से वो ज़्यादा से ज़्यादा एरिथ्रोपोइसिस करती है, फॉर्मेशन ऑफ ब्लड, यानी कि आरबीसीज़ का ज़्यादा, आरबीसीज़ ज़्यादा बन जाते हैं। अब अगर आरबीसीज़ एक्सेसिवली ज़्यादा बन गई, द कंडीशन वेयर एक्सेसिवली आरबीसीज आर फॉर्मड, बनते हैं, उस कंडीशन को पॉलीसिथीमिया बोलते हैं। मीन्स एक्सेसिवली इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, इंक्रीज इन आरबीसी नंबर, उसको बोलते हैं पॉलीसिथीमिया। एनीमिया क्या बोलते हैं सर? एनीमिया इज जस्ट द रिड्यूस्ड नंबर, ये होता है, इट्स एक्चुअली द रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आरबीसीज, रिड्यूस्ड नंबर ऑफ आरबीसी काउंट इन क्यूबिक मिलीमीटर। एक क्यूबिक मिलीमीटर में आरबीसी काउंट का रिड्यूस होना ही एक्चुअल में एनीमिया कहलाता है। ये एनीमिया कैसे हो जाएगा? ये हो जाता है आयरन की कमी से, आयरन की कमी से। ये हो जाता है, ये हो जाता है जैसे विटामिन B12, फोलिक एसिड की कमी से, फोलिक एसिड की कमी से, उन सब चीजों से हो जाता है। नाउ द लास्ट वन इज एरिथ्रोसाइटोपेनिया। एरिथ्रोसाइटोपेनिया इज एक्चुअली जब लवर नंबर हो जाता है किनका? आरबीसी काउंट का रिड्यूस, हम कहेंगे लवर आरबीसी काउंट हो जाता है, आरबीसी काउंट हो जाता है, सो एरिथ्रोसाइटोपेनिया। पीनिया जहां पे भी होगा इट मींस कम, डिफिशिएंसी, अ टाइप ऑफ डेफिशिएंसी। आई होप कि ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। सो नेक्स्ट टॉपिक तक बाय बाय। एंड इस बीच एक ही बात कहूंगा कि लेक्चर्स को ज्यादा से ज्यादा प्यार दो और शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। थैंक यू।